आपको एक स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही होगी। इस फोटो में इस मशीन का नाम है हाइड्रोलिक ब्रोंटो स्काई लिफ्ट। दरअसल इसकी खास बात यह होती है कि इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक पहुंच जाती है। इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है, इसमें आदमी बैठा होता है ऊपर, और बैठने के बाद धीरे धीरे करके ये सीढ़ी एक के बाद एक खुलती चली जाती है और इसकी ऊंचाई जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई को उतना तक ले जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब कुछ लोग फंस जाते हैं तो उन्हें निकालने के लिए ये काम आती है। ऐसे ही दिल्ली में एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर आग लग चुकी है, और जैसे ही आग की सूचना मिलती है तब सबसे पहले ही ये हाइड्रोलिक ब्रोंटो स्काई लिफ्ट पहुंच जाती है। अब यहाँ पर लोगों की एक उम्मीद थी, एक आस थी कि अब ये मशीन आ गई है और ये अपना काम करना शुरू कर देगी। 4-5 लोग थे जो फंसे हुए थे उस बालकनी पर, और वो बार बार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लगातार बचने के लिए अपील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मशीन के चालक ने अपना काम करना शुरू किया है, बटन दबाना शुरू किया है, तो वो खड़खड़ करके आवाज़ लगानी शुरू कर देती है। यानी कि वो कह रही थी कि मैं पुरानी हो चुकी हूँ, मुझ में ज़ंग आ चुका है, मैं ख़राब हो चुकी हूँ, मेरा तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मैं अब तुम्हारे किसी काम आने वाली नहीं हूँ। जब वो चालक लगभग 20 मिनट तक कोशिश करता है, तब उसके बाद फिर से एक बार ये कहा जाता है कि ये मशीन काम नहीं कर रही है, और यहाँ से पास में ही एक कनॉट प्लेस है, और कनॉट प्लेस को फिर से एक सूचना दी जाती है कि ये मशीन पहली वाली काम नहीं कर रही है, आप एक काम करो, दूसरी मशीन भेज दो। और उस मशीन को वहाँ पहुँचने में करीब करीब 40 मिनट के आसपास का वक्त लग जाता है। लेकिन आग का जो रूप था पहले कम था, लेकिन फिर से उस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, और इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि उसमें कम से कम उम्र की जो बच्ची थी, लगभग 3 साल के आसपास, उसकी भी मौके पे मौत हो जाती है, और उस सहित 9 लोगों की मौत हो जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब 9 लोगों की मौत की सूचना पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है, तो लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं, सोचकर मजबूर हो जाते हैं कि जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनको ही नहीं बचाया जा सकता, तो देश के छोटे छोटे कस्बों में और शहरों में खैर उम्मीद नाउम्मीद ही की जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो बार बार रहम की भीख मांग रहे थे, बार बार एक ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे, बार बार बचाने की अपील कर रहे थे। लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, और अपनी ही आंखों से उन्होंने लोगों को जिंदा जलते हुए और जिंदा मरते हुए देखा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। यह 18 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। दिल्ली में एक पालम मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक जगह है राम चौक मार्केट। और राम चौक मार्केट के पास से ही एक लड़का, जिसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके पिता का नाम योगेश शर्मा है। योगेश शर्मा का जो बेटा होता है वो पढ़ाई करने के लिए यानी कि कॉलेज जा रहा था, और जैसे कॉलेज जा रहा था अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक बिल्डिंग पर। राम चौक मार्केट में ये 5 मंजिला इमारत होती है। उस इमारत पर जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो उसका बेसमेंट है, वहाँ से कुछ धुआं निकल रहा था, और धुआं की जो तादाद थी वो कुछ ज़्यादा थी। कुछ देर के बाद ये धुआं थोड़ा ज़्यादा रूप धारण करने लगता है। तभी वो लड़का अपने कॉलेज जाते हुए रुक जाता है, और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और लोगों से मदद की अपील कर रहा था। सुबह सुबह का वक्त हो रहा था, 6:45 के आसपास। लेकिन जब उस लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया है, तो आसपास की बिल्डिंगों में जो लोग मौजूद थे, जो घरों में मौजूद थे, वो लोग जल्दी से बाहर निकल के आते हैं। इसके बाद फिर लोगों ने फिर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई थी, उस बिल्डिंग के अंदर संभवतः ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि जो लोग हैं वो आराम से सोए हुए हैं। उनको इस बात का पता नहीं है कि उनके नीचे वाले फ्लोर बेसमेंट हो या फिर भूतल हो, यानी कि ग्राउंड फ्लोर हो या फिर पहली मंजिल हो, वो धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। इसी बीच में करीब करीब 7:01 के आसपास का वक्त हो रहा था। पुलिस को भी सूचना दी जाती है, फायर टीम को भी सूचना दी जाती है, और पुलिस भी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन फायर टीम को पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का वक्त लगता है। इसी बीच में जो लोग थे वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। लोगों ने यहाँ तक भी कोशिश की, जो शीशे थे उनको तोड़ने की कोशिश करे, ताकि वो शीशे टूट जाएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे, या फिर आवाज़ अंदर पहुंच जाएगी तो लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर इस घर का जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वो 2nd फ्लोर पर रहता है। नाम जिसका कमल कश्यप होता है, उसकी पत्नी आशु होती है, उसकी एक बेटी निहारिका, एक बेटी इवानी, और तीसरी बेटी जिसका नाम जेसिका होती है। वो जब जाग जाते हैं, जागने के बाद बालकनी में आ जाते हैं, और बालकनी में आने के बाद वो बार बार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, कह रहे थे कि भैया हमें बचा लो, आग लगातार विकराल रूप धारण कर रही है, ना तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और ना ही कोई रास्ता अंदर आने का था ही नहीं। लोग बाहर से कोशिश जरूर कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन जब कोशिश उनकी
बिल्कुल बेकार हो रही थी, नाकामयाब हो रही थी। वो परिवार के लोग जो थे वहीं बालकनी में खड़े-खड़े, जब क्योंकि वहाँ धुआँ बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, वहाँ आग लगने की अब लग उसकी जो लपटें थीं वो लगातार निकल रही थीं। तभी फैमिली के लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर ये वापस बाहर ना तो दिखाई देते हैं और ना ही इनकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि धुएँ की वजह से जो दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से शायद ये बेहोश हो गए होंगे। इसके बाद जो इसी घर का एक और बेटा है जो चौथे नंबर का है, जिसका नाम अनिल कश्यप होता है। अनिल कश्यप ने अपनी 2 साल की बेटी, जिसका नाम मिताली होता है, मिताली को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो सुरक्षित नीचे उतर जाए। उन्होंने उसको किसी चीज़ से बांधा हुआ था। उसकी कोशिश ये थी कि बेटी नीचे पहुंच जाएगी तो कोई ना कोई इसको पकड़ लेगा, मदद की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की जो थी वो जाके गिर जाती है, एक फायर की टीम जो मशीन थी उस मशीन पर जाकर गिर जाती है और लड़की के जो दोनों पैर होते हैं वो मौके पर ही टूट जाते हैं। हालांकि तत्काल उसको वहाँ से लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका उपचार शुरू कराते हैं और जैसे ही पिता यानी कि अनिल कश्यप ने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देखा, तुरंत ही वो भी छलांग लगा देते हैं और उनकी कोशिश थी ताकि वो अपनी बेटी को कम से कम बचा ही लें। लेकिन पता चलता है कि वो जब कूद रहे थे, छलांग लगा रहे थे, तो छलांग लगाते हुए उनके एक के बाद एक वो पलटी से खाते हुए ज़मीन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से उनके सर में गंभीर चोट लग जाती हैं। हालांकि पुलिस और जो बाकी वहाँ पर बचाव दल था वो तत्काल ही उन्हें वहाँ से उठाकर लेके जाते हैं, सीधा हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा देते हैं। इस घर का 5वें नंबर का जो बेटा है, जिसका नाम सचिन कश्यप है, सचिन कश्यप ने हिम्मत जुटाई और उसने आखिरी दम तक कोशिश करता रहा। हालांकि उसके हाथ जल जाते हैं, उसके भी पैर थे वो भी जल जाते हैं, उसके जो सर के बाल थे वो भी जल जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और जो पड़ोसी की छत थी वो पड़ोसी की छत पर छलांग लगा देता है, कूद जाता है। वहाँ पर कूद जाता है, कूदने के बाद फिर वो वो भी घायल हो जाता है। उस घायल को भी उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पड़ोसी जो थे, यहाँ आसपास के लोग जो खड़े हुए हैं, वो कोशिश करते हैं, किसी ने दिमाग लगाया कि हम पड़ोसी की छत पर जाएंगे और पड़ोसी की छत पर जाने के बाद जो दीवार है उसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद फिर यहाँ से हम अंदर घुसकर किसी को भी निकाल के ला सकते हैं। और जैसे ही वो दीवार को 3 अलग अलग जगहों से जैसे कूमर लगाते हैं चोर, ऐसे ही कूमर लगाया जाता है और कूमर लगाने के बाद उसमें अंदर आदमी जा सके, अंदर से बाहर आ सके। ऐसे ही कोशिश थी आसपास के लोगों की, इन्होंने हिम्मत जुटाई और कम से कम समय में पुलिस की मदद से, बाकी और जो टीम थी उनकी मदद से उन 3 हिस्सों को जो तोड़ा जाता है दीवार के। लेकिन जैसे ही दीवार के तीनों हिस्से टूटते हैं तो जो अंदर धुएं का गुब्बार था, अंदर जो आग के गोले बने हुए थे वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आखिरकार इन्हें निकालें, तो फिर कैसे निकालें। हालांकि फिर कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि जो शटर है उस शटर को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नीचे जो बेसमेंट हो या फिर उसकी ग्राउंड फ्लोर हो या ऊपर का हिस्सा हो, या तो इसमें कॉस्मेटिक का काम होता है, कॉस्मेटिक का शोरूम है, और या फिर कपड़े के कई शोरूम होते हैं। क्योंकि नीचे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर किसी और वजह से इसमें आग लगी है। जैसे कोई भी मोटर की वजह से, कि मोटर चल रही थी तो मोटर में स्पार्किंग होती है, उसकी वजह से आग लगी थी। आग के कारणों का तो खैर पता लगाया जाएगा, लेकिन जैसे आग लगती है तो शोरूम के अलग अलग हिस्सों में आग धीरे धीरे अपना रूप धारण कर रही थी। लेकिन जैसे ही शटर खोलने की कोशिश की जा रही थी, शटर को पूरी ताकत से खोला जाता है, तो जो गैस का गुब्बारा बना हुआ था, आग का गुब्बारा बना हुआ था, अब वो गुब्बार जो था वो पूरा आग का गोले के रूप धारण कर लेता है और देखते ही देखते जो 5 मंजिल होती हैं, 5 मंजिल में आग अपना रूप धारण कर लेती है। हालांकि इस बीच में फायर ब्रिगेड की लगभग 30 से ज़्यादा टीमें वहां पर पहुंच चुकी थी। 11 एम्बुलेंस, BSES, एयरफोर्स और NDRF की टीम पहुंच चुकी थी। वो अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे बचाने की, लेकिन इस बचाव कार्य में सुबह 7:20 से बचाव कार्य शुरू हो जाता है और दोपहर के 2:20 के आसपास का समय हो जाता है। 7 घंटे 20 मिनट तक ये बचाव दल अपना अपना काम कर रहा था। लेकिन इस बचाव दल की जो कोशिशें थी, ऐसा बताया जाता है, ऐसा लोग अपने प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि उनके पास जो इक्विपमेंट थे वो इतने बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से वो ढंग से काम कर पाते हैं। एक तो तंग गलियां थी, तंग गलियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, तो इसलिए गाड़ियों का पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन और जो छोटे छोटे उपकरण थे जो वहां पहुंच सकते थे, वो उपकरण भी एक बार को नाकामयाब साबित होते हैं और इस घर के में एक के बाद एक लोगों की मौत की सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। यदि हम इस शोरूम या इस मकान के मालिक की बात करें, जिनका नाम राजेंद्र कश्यप होता है, इत्तेफाक की बात यह होती है जब घर में आग लगी हुई थी तो वो गोवा गए हुए थे अपने ही विभागीय, अपने ही कुछ निजी कार्यों से। और उनकी जो पत्नी है, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, नाम उनका लाडो देवी होती है, वो चल नहीं पाती, इसलिए वो मोस्टली व्हील चेयर पर रहती हैं और वो भी इस हादसे का शिकार हो जाती हैं, यानी कि वो भी इस घटना में मारी जाती हैं। उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम कमल कश्यप होता है, जिसकी उम्र लगभग 39 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी होती है आशु,
जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, और इनकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम निहारिका है, एक का नाम इवानी है, एक का नाम जेसिका है। इनकी सबसे छोटी बेटी 3 साल की है, दूसरी बेटी 6 साल की है और तीसरी बेटी 15 साल की है। ये बहुत देर तक बालकनी में खड़े होकर लोगों को आवाज़ लगा रहे थे, मदद की बार-बार गुहार लगा रहे थे, लेकिन ना ही तो फायर टीम कुछ मदद कर पाती है, ना ही भीड़ का कोई हिस्सा मदद कर पाता है, ना ही पुलिस की कोई टीम मदद कर पाती है। और ये मदद मांगते-मांगते इनकी फिर आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं, और ये एक ही मतलब कमल, उनकी पत्नी और तीनों बेटियां, पांचों के पांचों लोगों की इनकी मौत हो जाती है। ऐसे ही होते हैं सुनील कश्यप और उनकी पत्नी और 2 बेटे। इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये इस घटना स्थल पर मौके पर मौजूद ही नहीं होते हैं। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ, सुनील कश्यप अपनी बेटी और 2 बेटों के, पत्नी और बेटों के साथ ये गए हुए थे शिमला घूमने के लिए। और जब इन्हें वहाँ ये पता चलता है कि घर में आग लग चुकी है और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और वो उसमें लगातार कैजुअल्टी की सूचना मिल रही है, तब वो अपना टूर को छोड़ के वापस यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये पूरी फैमिली इनकी बच जाती है। ऐसे ही तीसरे नंबर का जो बेटा होता है, जिसका नाम प्रवेश कश्यप होता है। प्रवेश कश्यप की इस घटना में, इस हादसे में, इस आग में मौत हो जाती है, लेकिन इनकी पत्नी की किस्मत अच्छी होती है। इनका नाम होता है कविता। कविता 1 साल का बेटा व्योम के साथ वो अपने मायके में गई हुई थी, इसलिए वो भी इस हादसे से बच जाती हैं और वो भी सुरक्षित हैं। ऐसे चौथे नंबर का बेटा है जिसका नाम है अनिल कश्यप, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। उनकी पत्नी दीपिका, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, और उनकी बेटी 2 साल की, जिसका नाम मिताली है। मिताली को अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके उनके पैर टूट जाते हैं। और ये अनिल कश्यप जब अपनी बेटी को गिरता हुआ देखते हैं तो ये खुद भी छलांग लगा देते हैं, लेकिन इनके सर में गंभीर चोट लग जाती है। इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई चोटें आ जाती हैं, जिससे इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। जो इनकी पत्नी है दीपिका, वो भी इस हादसे का शिकार हो जाती हैं, यानी कि वो भी इस हादसे में मारी जाती हैं आग की चपेट में आने की वजह से। जो इस घर का 5वें नंबर का बेटा होता है, जिसका नाम सचिन है, जो सबसे छोटा बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। इस लड़के ने इतनी हिम्मत जुटाई, और हालांकि इसके हाथ जल जाते हैं, पैर जल जाते हैं, लेकिन ये पड़ोसी की छत पर कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन इस आग में लगभग 25% वो झुलस जाता है। उसका भी दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। इस घर की इकलौती बेटी है, जिसका नाम हिमांशी है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। वो अपनी माँ के साथ ही होती है, माँ के साथ व्हील चेयर को इधर से उधर पहुँचाना, अपनी माँ की सेवा करने में। लेकिन उसने अपनी माँ के साथ नहीं छोड़ा। हालांकि माँ ने बताते हैं कि काफ़ी कोशिश की, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ या कुछ भी करो, लेकिन बेटी वहाँ से निकल नहीं पाती, और इकलौती बेटी जो होती है वो भी मारी जाती है। छत पर सोलर सिस्टम लगा हुआ था, वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल काम था। नीचे जो दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, या जो भी शटर वगैरह थे, नीचे दुकान शोरूम था, वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से निकल पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के घरों में कूदने की उनकी स्थिति नहीं थी, क्योंकि दीवारें लगी हुई थी, दीवारों से निकल पाना बहुत मुश्किल काम था। एक ही बेटा निकल पाता है। इस घर में सबसे कम उम्र की जो बच्ची मरी है, उसका लगभग 3 साल के आसपास है, और अधिकतम जो इनकी दादी है, जिसकी लाडो देवी जिसका नाम, इसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। कुल मिलाकर 9 लोगों की जब मौत हो जाती है और दिल्ली में ये खबर आग की तरह फैल जाती है, तो लोगों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दिल्ली जैसी जगह में अगर फायर टीम या पुलिस या एनडीआरएफ या कोई अन्य जो टीमें होती हैं, जब यहाँ इतनी तत्परता से काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि 7 घंटे 20 मिनट इस आग को बुझाने में लग जाते हैं, तो पूरी दिल्ली फिर सवाल खड़े करने लगती है कि आखिरकार ये दिल्ली में ही सुरक्षित नहीं है, तो छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में किस तरह की उम्मीद की जा सकती है। जबकि हाइड्रोलिक ब्रोंटो का जो काम होता है, वो लिफ्ट के थ्रू काम करती है। वो एक के बाद एक सीढ़ी सी अपना बनती चली जाती है। ऊंचाई पे जाने के बाद जिसमें आदमी सबसे ऊपर बैठा होता है, उस स्काई का भी काम होता है कि वहाँ से वो मदद भेज सकता है। और तो और जब आसपास के लोग बताते हैं कि ना तो उनके पास कोई रस्सी थी, इनकी रस्सी को अगर, जैसे ड्रोन के बारे में हम आजकल बहुत बात करते हैं कि ड्रोन हमारे पास ऐसे हैं वैसे हैं, और ये देखा जा गया, पिछले दिनों तो काफ़ी शोर मचाता है ड्रोन ऐसे, और उसके बावजूद भी कोई ड्रोन से मदद नहीं ली गई। इस रस्सी को ड्रोन की मदद से वहाँ पहुँचाते। छोटे छोटे बच्चों को तो ड्रोन से उठाकर दूसरी जगह भी रख सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि हम मेडिकल की सुविधाएं हैं, वो ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई किलो वजन उठा सकते हैं, लेकिन वो ड्रोन पता नहीं कहाँ किस काम आएंगे या किस काम आते होंगे, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस परिवार को ना तो किसी ड्रोन की मदद मिली, जो फायर की टीम आई थी उनके पास जाल तक की व्यवस्था नहीं थी। काश जाल होता उनके पास, तो लोग जो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे, अगर परिवार के लोग एक एक करके छलांग लगाते तो उस जाल को जो लोग पकड़े होते, तो शायद उस पर कूद कर किसी की भी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये सब ऐसा लगता है कि ये सब बातें जान बचाना या फिर किसी की हेल्प करना, वो फिल्मों में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बात रियल लाइफ में आती है तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं और सारे इंतजाम बेकार के बेकार हो जाते हैं।
तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के तर्क हैं कि उस वक्त ये फायर टीम या फिर जो बचाव दल के लोग रहे होंगे वो सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। लेकिन आराम करने की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या से आराम, क्या किसी का परिवार तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया है, बेकार ही हो गया है। दोस्तों, जब एक साथ 9 लोगों का पालम मंगोलपुरी के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहा था, तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। और जिसने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, या फिर इस जलते हुए दृश्य को जिसने भी अपनी आंखों से देखा था, वो लोग अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे, चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आग का जो रूप होता है उसमें बचाव कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा, और साथ ही जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो वयस्क यानी कि बड़े हो चुके हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए मुआवजा, और घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। शायद ये जले हुए पर मरहम लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस मरहम से शायद कोई फ़ायदा नहीं है। काश कि अपने जो इक्विपमेंट हैं उनको अगर सरकार बेहतर करे कि वक्त आने पर ये काम करें, तो शायद ये मरहम ठीक है। ऐसा भी दावा किया जाता है कि 2025-2026 का जो इसमें फायर टीम के लिए शायद 500 करोड़ रुपए का बजट था। क्या हो रहा है इस बजट का और क्या नहीं होता है इस बजट का, ये लोग जो हैं, जो मर चुके हैं, उनके काम ये बजट, उनके लिए वो बजट काम नहीं आया। बाकी इस बजट का अब क्या होगा क्या नहीं, जांचें होंगी, जांचें करते रहेंगे और एक नई खबर आएगी, फिर हम एक नई खबर पर चर्चा करते हुए होंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि जब कभी ऐसी मुसीबत आए तो उससे बचने के लिए आप खुद ही उपाय ढूंढें। किसी के भरोसे रहेंगे तो ऐसे ही जैसे एक परिवार में 9 लोगों की मौत की सूचना मिली है, ऐसे ही कहीं ना कहीं सूचना मिलने को, देखने को, सुनने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, जाते जाते लखनऊ के रहने वाली अस्मिता सिंह हैं, सिवान से हैं रजनीश माली, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दीपक जोशी हैं, विनोद कुमार हैं, सविता, सरताज, विजय, सोनी, पिंकी, नरेंद्र गुज्जर, राजू चौरसिया, नूर आलम, इरशाद शेख, अनूप कुमार, रिंकी तिवारी, कौशल कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।